2000 की बात करें तो तब केवल कुछ ही देश ऐसे थे जिनकी जनसंख्या घट रही थी। अब 2025 में आइए तो संख्या काफी बढ़ गई है। कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 40 देश और क्षेत्र अपनी जनसंख्या में गिरावट देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इतने सारे स्थानों पर जनसंख्या घटने का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। एक, उच्च प्रवासन दर। पूर्वी यूरोप जैसे क्षेत्रों में कामकाजी उम्र के लोग धनी देशों में नौकरी की तलाश में चले जाते हैं, जिससे वहां की जनसंख्या घट जाती है। 2, बच्चे पालने की लागत। कई देशों में लोग बस बच्चों को पालने का खर्च नहीं उठा सकते। 3, शैक्षणिक व करियर प्राथमिकता। लोग पहले करियर बनाते हैं और बच्चे पैदा करने में देर कर देते हैं या बिल्कुल ही टाल देते हैं। पिछले कुछ दशकों तक माना जाता था कि पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक है, लेकिन हाल के वर्षों में यह बहस उठी है कि कहीं जनसंख्या कम तो नहीं हो रही। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अधिक जनसंख्या वाले देश, अगर आप भारत या उपसहारा अफ्रीका के किसी देश में रहते हैं, तो आप शायद सबसे अधिक लोगों वाले देशों में ही होंगे। भारत में अकेले 30 वर्ष से कम आयु के लगभग 740 मिलियन लोग हैं। 3/4 बिलियन लोग जो नौकरी और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कम जनसंख्या वाले देश, लेकिन जापान के मामले में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां 30 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या बहुत कम है और 10 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों की संख्या तो और भी न्यून। 2024 में जापान की जनसंख्या में लगभग 6,17,000 की गिरावट आई। यह किसी छोटे देश जैसे कि सुप्रीनम की पूरी आबादी के बराबर है। चीन में भी जनसंख्या में गिरावट की अनुमानित संख्या लगभग 3.2 मिलियन है, जो कुल मिलाकर 0.23% गिरावट है। फिर भी यह बोस्निया व हर्जिगोविना, दुनिया का 133वां सबसे अधिक आबादी वाला देश, की पूरी आबादी के बराबर है। गिरती जनसंख्या के परिणाम, जनसंख्या घटना कभी कभी ठीक भी होता है। कम भीड़-भाड़, कम प्रदूषण, संसाधनों पर कम दबाव। लेकिन यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो कुछ देशों की दशा आने वाले दशकों में गंभीर हो सकती है। उदाहरण, दक्षिण कोरिया 1953। कोरियाई युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया की जनसंख्या लगभग 21 मिलियन थी और देश बहुत करीब था। 1960 से 1990 तक तेज आर्थिक विकास और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण आबादी दोगुनी हो गई। 2010 के बाद जनसंख्या वृद्धि रुक गई और 2020 में चरम पर पहुंचने के बाद घटने लगी। 2100 अनुमान है कि इकाई जनसंख्या लगभग 22 मिलियन के आसपास होगी, वही स्तर जहां 1953 में था। इस समय वहां बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और काम करने योग्य युवा बहुत कम। अनुमान है कि 2100 में 95 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या और 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या लगभग बराबर होगी। अगर तब रोबोट सामान्य नहीं हो गए तो बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? शहरीकरण और आवास। 2025 में सियोल की शहरी आबादी लगभग 26 मिलियन है, जो 2100 में पूरे देश की अनुमानित जनसंख्या से भी अधिक। कई प्रमुख शहरों जैसे टोरंटो, लंदन, सिडनी में घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि लोग आर्थिक अवसरों के लिए इन शहरों में आना पसंद करते हैं। 2100 में यदि युवा जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी तो शायद आवास की मांग घटेगी और कीमतें भी सस्ती हो सकती हैं। भविष्य के
वैश्विक परिदृश्य 2100 तक भारत और चीन फिर भी शीर्ष 2 स्थानों पर रह सकते हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या अब चरम पर पहुंचकर धीरे धीरे घटने लगेगी। चीन की जनसंख्या आधे से भी कम हो सकती है। चीन में 113 से अधिक ऐसी शहर हैं जहां आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है। काफी सारे तो नए शहर हैं। अगर जनसंख्या में भारी गिरावट आई तो ये शहर खंडहर बनकर रह जाएंगे या पूरी तरह हटाए जाएंगे। समय ही बताएगा। कम जनसंख्या के फायदे और जोखिम। फायदे: कम भीड़ भाड़, कम प्रदूषण, संसाधन बचत। जोखिम: युवा शक्ति की कमी, नवाचार में गिरावट, आर्थिक विकास में रुकावट, वृद्धों की देखभाल के लिए बोझ। एक तर्क है कि अधिक लोग होने से नवाचार बढ़ता है। जितने दिमाग उतनी प्रतिभा। अगर 2100 में 100 अरब लोग हों तो तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं? क्या कम लोग होना अच्छा है या बुरा? यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कम लोग, कम संसाधन दबाव या कम नवाचार? आपको क्या लगता है? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे ही रोचक विषय। और हमेशा की तरह धन्यवाद। नवाचार